सभी बच्चों को विद्या शक्ति की इस क्लास में स्वागत है। तो बेटा हम लोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में आज पढ़ेंगे। उससे पहले हम आज के सुविचार की तरफ चलते हैं। आज के सुविचार के बाद आज की क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके। तो बेटा आज का सुविचार है, मेहनत करना ही पहला और सबसे जरूरी काम या कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता केवल उन्हीं के कदम चूमती है जो मेहनत को अपना धर्म मानते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा मेहनत करते रहिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। तो इसी सुविचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, पिछले क्लास में हमने बहुत सारे लाभदायक यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में हमने बात की थी, है ना। जिसमें कि हमने बात की थी सूक्ष्म जीवों की सहायता से हम किस प्रकार से खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैसे कि दही व ब्रेड बनाना। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग के बारे में भी हमने बात किया था, जिसमें कि अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड सबका निर्माण किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग के बारे में भी हमने कहा था आपसे, जिसमें कि प्रतिजैविक दवाइयां, जिन्हें हम एंटीबायोटिक दवाइयां कहते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, इन सब के बारे में हमने बात किया था। तो बेटा एक बार आपको बता दें, जब हम सूक्ष्म जीवों की औषधीय उपयोग के बारे में बात करते हैं ना बच्चे, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कुछ महान साइंटिस्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो आप देखना चाहते हैं वे महान साइंटिस्ट कौन हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इन सभी औषधीय जो सूक्ष्म जीवों से औषधीय का उपयोग किया, और हम सबको हमारे लिए बहुत बड़े वरदान के रूप में ये साबित हुए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने इन सब पर कार्य किए हैं, और वे बहुत ही महान साइंटिस्ट रहे हैं। देखो बच्चे, जो अभी आप चित्र में देख रहे हैं, ये है लुईस पैस्चर। कौन है ये? लुईस पैस्चर। तो बेटा इन्होंने जो है, लुई पैस्चर ने किण्वन की खोज की। किण्वन मीन्स फर्मेंटेशन। ओके। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से चीनी को अल्कोहल के अल्कोहल में परिवर्तन होने की जो क्रिया है, उसको उन्होंने फर्मेंटेशन कहा। साथ ही साथ बेटा ये जो साइंटिस्ट है लुईस पैस्चर जो है, इन्होंने वैक्सीनेशन की भी खोज की। कौन से वैक्सीन की खोज की इन्होंने? एंथ्रैक्स तथा रैबिस वैक्सीन की इन्होंने खोज की। आपको पता है, आप जानते होंगे रैबिस वैक्सीन किसमें उपयोग होता है। हाँ बिल्कुल, कुत्तों को लगाया जाता है ना, आपके जो पेट्स होते हैं उनमें उनको लगाते हैं, है ना। और अगर जैसे कि आपको कोई कुत्ते वगैरह काटते हैं तो रैबिस वैक्सीन जो है लगाया जाता है ना। ओके बच्चे। तो फिर उन्होंने खोज की थी एंथ्रैक्स वैक्सीन की, जो जंतुओं में होता है, उनमें जो होता है, जो रोग होता है एंथ्रैक्स, उसके खिलाफ भी उन्होंने क्या किया था? एंथ्रैक्स एंथ्रैक्स वैक्सीन का भी उन्होंने निर्माण किया था। चलिए अब अगले साइंटिस्ट कौन है देखते हैं। अब यहाँ पर आप इस चित्र में किसको देख रहे हैं बेटा? ये जो चित्र में आप अभी देख रहे हो, ये एडवर्ड जेनर है। कौन है? एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स, ओके, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की वैक्सीन की खोज की थी। बेटा आपको पता होना चाहिए, जो वो स्मॉल पॉक्स था उसके कारण जो है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुआ करती थी, उसका कोई जो निवारण नहीं था। तो उस समय पर एडवर्ड जेनर ने बहुत सारी खोजें की, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने चेचक के टीके की खोज की, यानी कि स्मॉल पॉक्स के जो टीका है उसकी खोज उन्होंने किया था। ओके। अब हम बात करते हैं तीसरे साइंटिस्ट की, जो है हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। इन्होंने जो है जीवाणु, यानी कि जीवाणु रोगों से बचाव करने के लिए पेनिसिलिन का निर्माण किया था। फफूंद से, फफूंद से यानी कि एक प्रकार का कवक है, तो उसमें से उन्होंने पेनिसिलिन का निर्माण किया। और ये जो पेनिसिलिन है बेटा, पेनिसिलिन जो है वो एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक
दवाई है। ठीक है, तो इन जो महान साइंटिस्ट जो अभी मैंने आपको दिखाए, किन किन को दिखाया, लुई पैस्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये सभी जो है महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा अपना क्या दिया है, कंट्रीब्यूशन जो है दिया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो बेटा जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे मित्रवत सूक्ष्म जीव है ना, उसी के साथ साथ हमारे आसपास बहुत सारे हानिकारक सूक्ष्म जीव भी हैं, यानी कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो मनुष्य में, जंतुओं में एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं, कोई बता सकता है मुझे? ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम रोगाणु कहते हैं, रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं, रोगजनक कहते हैं, रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। अब अंग्रेजी में इनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। डिजीज कॉज करने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम पैथोजेंस करके बुलाते हैं। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई बेटा। उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम रोगाणु कहते हैं या रोगजनक कहते हैं या पैथोजेंस कहते हैं। ओके, तो ये जो सूक्ष्म जीव है ये बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं, कई प्रकार के जो है रोग हमें फैलाते हैं। ठीक है बच्चे, एक और बात को समझते हैं। ये देखिए हानिकारक सूक्ष्म जीव, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। जैसे कि आपको बताया, कुछ सूक्ष्म जीव जो है मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें, रोगजनक कहते हैं या रोगाणु या पैथोजेंस कहते हैं। इसको नोट करके रखिए बच्चे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो रोगाणु है वो क्या होते हैं। ठीक है, ओके। अब मनुष्य में जो है रोग कारक सूक्ष्म जीवों के बारे में हम बात करते हैं। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, अब मनुष्य में जैसे कि मैंने आपको बताया कई प्रकार से जो है ये रोग फैलाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मनुष्य में, मनुष्य में रोग कारक, रोग कारक सूक्ष्म जीवों के बारे में। ओके, तो मनुष्य में जो है श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा, इन सबके द्वारा जो है हमारे शरीर में ये जो सूक्ष्म जीव है ये प्रवेश करते हैं। कैसे कैसे कैसे, एक और बार, श्वास द्वारा, श्वास द्वारा, पेयजल, पेयजल क्या होता है बेटा, पेयजल यानी कि पीने वाला जल, ठीक है, पेयजल द्वारा, एवं भोजन के द्वारा, एवं भोजन के द्वारा कैसे एंटर करते हैं ये हमारे शरीर में, इन सब के द्वारा जो है ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, है ना। और संक्रमित व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार हो, उनको हम क्या कहते हैं, संक्रमित व्यक्ति कहते हैं। अथवा कोई जंतु हो, ओके, उनसे अगर हम सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो क्या होता है, रोग का संचरण होता है। क्या होता है, रोग का संचरण होता है। तो ऐसे सूक्ष्म जीव, इनके द्वारा होने वाले, जैसे कि एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति के पास जब रोग फैलता है, या हम कहते हैं जब वायु से, जल से या भोजन से इनके संपर्क में जब रोग फैलता है, तो उस रोग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, उसको हम
संचरणीय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संचरणीय, संचरणीय रोग। ओके, अंग्रेजी में हम इसको कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, तो मैंने आपको बताया, एक और बार समझा देते हैं इसको अच्छी तरह से। आपको बताया कि अगर एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जब रोग फैलता है, ओके, या फिर कई जीवों से फैलता है, या फिर वायु से, जल से, या अन्य पदार्थों से जब रोग फैलता है, ऐसे रोग को हम संचरणीय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं बेटा। ओके, यस, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जल, वायु, भोजन अथवा कायिक संपर्क, क्या है बेटा कायिक संपर्क? फिजिकल कांटेक्ट बोलते हैं हम उसको, है ना, जैसे हाथ मिलाया, उसके पास पास आप बैठे, सोए, या उसको पकड़ के बैठे, ऐसे कुछ भी आप उसके संपर्क में, कायिक संपर्क में जब आते हैं, तो जो रोग फैलता है उसे हम संचरणीय रोग कहते हैं। तो इस प्रकार के कुछ सामान्य रोग आप बता सकते हैं बेटा। उदाहरण देखो स्क्रीन पे, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, क्या है? हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग आदि। तो ये सब क्या है? ये सब संचरणीय रोग है बेटा। हर रोग जो है संचरणीय रोग नहीं होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं हम उसको, यानी कि जो रोग इन सब से नहीं फैलते उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। ओके, तो आपको याद होना चाहिए कि किस प्रकार के रोग जो है, किस प्रकार के रोगों को हम संचरणीय रोग कहते हैं। अब देखो बेटा, यहां पर देखो, हैजा क्या है? हैजा यानी कि कोलरा होता है। ओके, कोलरा सामान्य सर्दी जुकाम, जिसे हम कॉमन कोल्ड बोलते हैं। चिकन पॉक्स तो आपको पता ही है क्या है, और क्षय रोग जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ओके, तो ये सब जो है क्या होता है, कैसे फैलता है? हाँ, एक व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति हो, उसके संपर्क में अगर एक स्वस्थ व्यक्ति आ जाता है, उसके कायिक स्पर्श से या फिर जल से, यानी कि जैसे कि उसने एक गिलास में पानी पिया, उसी गिलास से आपने भी पानी पिया, या फिर हम कह सकते हैं कि आप साथ साथ में बैठ के बातें कर रहे हो, तो उनके मुंह से जो आने वाले जो श्वास है उससे, है ना, साथ साथ भोजन कर रहे हो तो उससे, इन सब के कारण जो रोग फैलते हैं उनको हम संचरणीय रोग कहते हैं। तो इस कारण से क्या हो जाता है बेटा? हाँ, जो रोगाणु उनमें होता है, वो रोगाणु जो है हम तक भी फैल जाते हैं, है ना। वो रोगाणु कहाँ पर आ जाते हैं? जो शरीर, स्वस्थ शरीर है, उन वहां तक भी ये रोग जो है फैल जाते हैं। ठीक है, अब जो है, अब हम बात करेंगे रोग वाहकों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रोग वाहक। अब ये रोग वाहक कौन होता है? कोई बता सकता है मुझे, ये रोग वाहक कौन होता है? रोग वाहक को हम अंग्रेजी में कैरियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कैरियर्स कहते हैं। तो कुछ कीट एवं जंतु जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों को, उनको, उनका, उनके वाहक के रूप में काम करते हैं या कैरियर्स के रूप में काम करते हैं, उन्हें हम रोग वाहक कहते हैं। ठीक है, क्या है रोग वाहक? कौन है बेटा? कुछ कीट एवं जंतु ऐसे होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों को, या उनके रोग वाहक के कार्य करते हैं, यानी कि उनको जो है लेते हैं एक शरीर से या कहीं और से, और कहाँ तक पहुंचा देते हैं? जी हाँ, दूसरे शरीर तक पहुंचा देते हैं। तो ऐसे कुछ जंतुओं को या कीटों को हम क्या कहते हैं? रोग वाहक कहते हैं। ओके, इज दिस क्लियर? चलिए, अब ये कौन है? इसको तो आप जानते हो, है ना। ये कौन है बेटा? मक्खी है ना। साधारण जो हम आसपास घरेलू मक्खी कहते हैं इसको हम कॉमन हाउस फ्लाई कहते हैं, है ना। तो ये मक्खी क्या है? आप सभी जानते हो, मक्खियां जो होती है वो रोग वाहक होते हैं। बचपन से ही हम सीखते जा रहे हैं इस चीज को, याद है आप सबको
जब बचपन से कोई भी चीज खुली पड़ी हो, खाना खुला पड़ा हो, उसमें मक्खियां हो, तो आपकी मम्मी आपसे बोलती है बेटा उस भोजन को आपने नहीं खाना है। क्या नहीं करना? नहीं खाना है ना। तो घरेलू मक्खी जो है रोग वाहक का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रोग वाहक का या कैरियर का एक उदाहरण है। चलिए अब देखो बेटा, आपने देखा होगा आपके आसपास जो कूड़े कचरे होते हैं उसमें बहुत सारी मक्खियां जो है भिनभिनाती रहती हैं। देखा है आपने? देखा है या नहीं देखा है, आप मुझे बताइएगा। ओके। तो जब ये इस तरह से जब भिनभिनाते रहते हैं तो क्या करते हैं, रोगाणु जो है इनके, हाँ, पैरों में बैठ जाते हैं। तो मक्खी जो है कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठते हैं, जो जंतु वेस्ट होते हैं उन पर बैठते हैं। तो क्या होता है, बताइए क्या होता है? हाँ, उनके पैरों में ये जो होते हैं पैथोजेंस, जो होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, वो क्या हो जाता है बेटा? हाँ, उनके शरीर में चिपक जाते हैं, है ना। उनके पैरों में, उनके शरीर में ये चिपक जाते हैं। और इन रोगाणुओं को लेकर जब ये आपके भोज्य पदार्थ पर आके बैठते हैं, कहाँ आके बैठते हैं? जब आपके भोजन पर आकर बैठते हैं तो क्या होता है? बिना ढके हुए भोजन पर जब ये बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है उस जगह से, उस गंदी जगह से जो रोगाणु उनके शरीर में होता है, चिपका होता है। वो क्या करते हैं, वो आकर जब आपके भोज्य पदार्थ में आके बैठते हैं तो क्या होता है, वो रोगाणु उसमें आ जाता है। जो भी व्यक्ति ऐसे संदूषित भोजन करते हैं उनमें क्या होता है, उनमें बीमार पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है ना। तो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, जब भी आप घर में हो या बाहर हो, खुले हुए में कोई भी भोजन रखा हो उसको आपने नहीं छूना है, उसको आप नहीं खाएंगे। तो घर में जब भी आप भोजन का जो बाकी बच जाता है ना बेटा, उसको प्रॉपरली आप उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, अच्छी तरह से उसको ढक कर रखेंगे। ऐसे भोजन का प्रयोग आप कभी भी नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? तो रोग वाहक की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की किसकी? मक्खी की बात की, है ना। चलिए अब अगला हम बात करते हैं मच्छरों के बारे में, मॉस्किटोज के बारे में। तो जो है मस्किटोज भी जो है कैरियर्स होते हैं, है ना। तो हम सब जानते हैं कई प्रकार के जो रोग है वो कौन फैलाता है? कौन फैलाता है? मच्छर फैलाते हैं, है ना, मच्छर फैलाते हैं। तो मच्छर जो है हमारे जो है, ये मच्छर भी क्या करते हैं बेटा? मच्छर भी जो है बहुत सारे रोग फैलाते हैं, जैसे कि डेंगू फीवर हुआ, या फिर हम कहते हैं जिसको हम मलेरिया, है ना। मलेरिया तो आप जानते ही हो। क्या है मलेरिया? क्या है मलेरिया बेटा? हाँ, मच्छरों के काटने से होने वाले रोग हैं, है ना। तो मलेरिया व डेंगू कहाँ पर कैसे फैलते हैं, बताइए आप मुझे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मस्किटो के काटने से फैलता है, मच्छरों के काटने से फैलता है। तो यहाँ पर आप देखिए, एक मस्किटो का चित्र है, एक मच्छर का चित्र है, जिसको हम मादा एनोफिलस मॉस्किटो कहते हैं। ओके, मादा एनोफिलस मॉस्किटो। तो ये क्या करते हैं बेटा? तो ये फीमेल है ना, यानी कि स्त्री है, जेंडर्स का क्या है, मादा है ये। तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब आपको काटती है तो प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी का ये वाहक होता है। प्लाज्मोडियम जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये क्या करता है, ये आपके शरीर में इंजेक्ट करता है और आपको क्या होता है बच्चे? आपको जो है, हाँ, रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। तो इसी प्रकार से एक घातक रोग का आपने नाम भी सुना होगा। कौन सा सुना है? डेंगू फीवर, है ना। तो डेंगू फीवर कैसे फैलता है? ये भी एक मच्छर के काटने से फैलता है। कौन से मच्छर के काटने से? यहाँ पर आप चित्र को देख सकते हो, दिखाई पड़ रहा है सबको? यस, यहाँ पर फीमेल एडिस मॉस्किटो जो होती है उसके काटने से डेंगू फीवर जो है, उसके वायरस का जो है वाहक होता है ये, और उससे ये रोग फैलाती है। देखा सब बच्चों ने? तो आप याद रखेंगे कि किस प्रकार से ये रोग जो है फैलते हैं, ठीक है। अब मक्खी और मच्छर को
दूर करना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है ना। मक्खी और मच्छरों को दूर करना या दूर हटाना, उनसे दूर रहना बहुत बहुत जरूरी होता है। उनका नियंत्रण जो होता है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए। तो कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं इनको, बताइए, कैसे नियंत्रित कर सकते हैं हम लोग? हाँ, बिल्कुल सही कहा। आपके आसपास जब पानी इकट्ठा होता है ना बेटा, तभी उनमें मस्कीटोस क्या करते हैं, अंडे डालते हैं और क्या करते हैं, फैलते हैं, है ना। तो ऐसी चीजों को जहां पर मच्छर फैलने की संभावना है, आपने क्या करना है, उनको हटाना है। ठीक है। तो अगर आपके आसपास कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो, तो आप क्या करेंगे, उस पानी को क्या करने का प्रयास करेंगे बेटा, हटाने का प्रयास करेंगे। आपके घर के आसपास जैसे कि कूलर्स यूज करते हैं लोग, टायर होती है ना, पुराने सब टायर पड़े होते हैं, फूलदान होते हैं। तो ऐसी जगहों पर जब कभी बारिश होती है कभी कभार, या फिर कभी आप सोचिए आप गार्डन में पानी दे रहे हैं तो उस टाइम पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, जी हाँ, उनको शुष्क रखना आवश्यक है, यानी कि उनमें से पानी को हटाएंगे। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि से में कहीं भी जल को क्या नहीं करेंगे, आप एकत्र नहीं होने देंगे। ठीक है। तो आप मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए आसपास के स्थानों को, आपके घर के जो आस पड़ोस है, उसको क्या रखना जरूरी है बेटा, स्वच्छ रखना जरूरी है, शुष्क रखना जरूरी होता है। ओके। तो ये सब बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, मच्छर नहीं फैलेंगे। आपके आसपास जो क्या नहीं करेंगे आप लोग बेटा, आपके आसपास जो है कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं होने देंगे। तो इन दोनों मच्छरों के नाम जरूर याद रखिएगा। एडिस मॉस्किटो जो डेंगू वायरस का वाहक है, और दूसरा मच्छर जो मैंने अभी आपको बताया एनोफिलस मॉस्किटो के बारे में, है ना। चलिए, अब देखो बेटा, सभी मच्छर जो है जल में उत्पन्न होते हैं। ओके। तो हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। तो इस सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो मलेरिया एवं डेंगू का नियंत्रण हम कर सकते हैं। तो ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मलेरिया एवं डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में इनके बारे में बताया, तो उसको आप क्या करेंगे, नोट करके रखेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छी तरीके से बता पाएंगे। ठीक है बेटा। चलिए, अब हम बात करते हैं मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोगों के बारे में बात करेंगे। उनके रोग कारक सूक्ष्म जीव के बारे में करेंगे, और संचरण का तरीका और बचाव के उपाय के बारे में भी हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्षय रोग के बारे में। तो मानव रोग है क्षय रोग, क्षय रोग जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग जो है, वो उसका रोग कारक कौन है, या उस जो पैथोजन है जो वो रोग फैलाता है वो कौन है, वो है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ओके। तो जीवाणु जो है वो क्षय रोग फैलाते हैं। उसके संचरण का तरीका कैसा है, कैसे फैलता है वो बेटा, वायु द्वारा, वायु द्वारा। ओके। तो इसके बचाव का क्या तरीका है, हाँ, जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर ट्यूबरक्लोसिस है, तो क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, है ना। तो रोगों को जो है, जो रोगी है, उसकी व्यक्तिगत वस्तुएं, जो पर्सनल चीजें होती है उनकी, उन वस्तुओं से अलग रखना चाहिए, और सही समय पर उनका क्या करवाना चाहिए, टीकाकरण करवाना चाहिए, है ना। तो क्षय रोग, जैसे कि आप ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में है, तो ये जो रोग है उस व्यक्ति से आप तक पहुंच सकता है वायु द्वारा। इज दिस क्लियर? दूसरे रोग की बात कर रहे हैं हम लोग अब। दूसरा रोग है खसरा, खसरा, खसरा जिसे हम मीजल्स कहते हैं। ओके, खसरा या मीजल्स।
तो ये क्या है बेटा, जो मीजल्स है या खसरा है, ये कैसे फैलता है? कौन है इसका पैथोजन? कौन है रोगाणु? जी हाँ, ये वायरस द्वारा वायरस द्वारा फैलता है। ठीक है, वायरस। ये बेटा, ये आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। क्षय रोग जीवाणु द्वारा, वायु के संचरण से। ठीक है, खसरा, मीसल्स, ये वायरस। ठीक है, तो ये जी पैथोजेंस के नाम आप याद रखेंगे। फिर अगला है चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स कैसे फैलता है बेटा? चिकन पॉक्स जो है कौन फैलाता है? ये भी जो है वायरस फैलाते हैं, चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स। एक मिनट। तो ये भी फैलता है किसके द्वारा? वायरस द्वारा। बेटा, वायरस को हम विषाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषाणु। विषाणु। ओके, विषाणु, वायरस। अब एक और रोग है जो वायरस द्वारा फैलता, पोलियो। ओके, तो पोलियो, वो भी जल और वायु सीधे तो ये जितने भी रोग अभी मैंने आपको बताया ना, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, और दूसरा भी बताया मैंने आपको, पोलियो। पोलियो। तो पोलियो भी वायरस द्वारा फैलता है। क्षय रोग बैक्टीरिया द्वारा, खसरा वायरस द्वारा, चिकन पॉक्स वायरस द्वारा, पोलियो वायरस द्वारा। ओके। अब बेटा, ये सब आपको पता है, पोलियो का वैक्सीनेशन दिया जाता है ना? आप सभी जानते हैं, उनके ड्रॉप्स दिए जाते हैं बच्चों बच्चों को, ताकि उनमें वो रोग ना आए। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन जो है रोगों से प्रतिरोध का एक मार्ग होता है, जिससे कि आप क्या करते हैं, वैक्सीन जो देते हैं उससे उनके शरीर में क्या आ जाता है, एक इम्यूनिटी आ जाती है, जिसके कारण वो रोग उनको, उन बच्चों में नहीं होता है। तो बच्चों का, आपके घर में भी अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप अपनी मम्मी से पूछिए या आपके जो परिवार वाले हैं उनसे पूछिए कि आपने उन बच्चों का सही प्रकार से टीकाकरण करवाया है या नहीं, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन दिया है या नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत सारे रोगों को प्रतिरोध करने के लिए क्या है, वैक्सीन अवेलेबल है। तो उन बच्चों को वो सब देना, प्रॉपरली देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है बेटा, तो आप याद रखिए, इसको नोट करके रखिए। क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, इनके रोग कारक क्या क्या है? ओके, कौन कौन से रोग कारक है? इनके संचरण का तरीका वायु है, वायु, सीधे संपर्क या जल से ये सब रोग होते हैं। तो रोगी या व्यक्ति को पूरी तरह से क्या करना होता है, अन्य व्यक्तियों से अलग रखना पड़ता है। रोगी की व्यक्तिगत, वैसे भी आप बेटा, आप किसी की भी व्यक्तिगत जो वस्तुएं होती है ना, उसको उपयोग आप नहीं करेंगे तो वही अच्छा है। ओके, क्योंकि आजकल बहुत सारे रोग होते हैं, तो कभी भी आप क्या नहीं करेंगे, दूसरों की व्यक्तिगत वस्तुओं का उपयोग आप नहीं करेंगे। और सही समय पर टीकाकरण करने से पोलियो जैसे जो रोग हैं उसका निर्मार्जन होता है। ओके। अब दो ऐसे रोगों की बात मैं कर रही हूं जो जल और भोजन द्वारा फैलते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से रोग है, देख देख लेते हैं जरा। वो है हैजा, हैजा, जिसे हम कॉलरा कहते हैं। ठीक है, और अगला है टाइफॉइड, टाइफॉइड। तो ये जो दोनों रोग है ना बच्चे, ये दोनों रोग जो है किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण। जीवाणु या बैक्टीरिया जो है इसके पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रोग ऐसे हैं जो जल द्वारा, कैसे, जल द्वारा या भोजन के द्वारा आपके शरीर में ये सूक्ष्म जीव जो है, यानी कि जो जीवाणु है, वो प्रवेश करता है। तो बेटा, आपको क्या करना है, जब भी आप पानी पीते हो, आप क्या करिए, आप ये पक्का कीजिए कि आप जो जल पी रहे हैं वो कैसा जल है, या तो उबला हुआ जल है या अच्छी तरह से प्यूरिफाई किया हुआ जल है।
जिसमें कि कोई भी कीटाणु नहीं है। ठीक है, तो उबला हुआ पेयजल आपको पीना चाहिए या अच्छी तरह से अच्छा पानी आपको पीना चाहिए, एवं आपको अच्छी प्रकार से पके हुए भोजन का प्रयोग करना चाहिए। जो भोज्य पदार्थ आपको अच्छी तरह से पकाकर खाना है उसको अच्छी तरह से पकाकर ही आप खाएंगे। और व्यक्तिगत स्वच्छता तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हर रोग के निवारण के लिए। व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि पर्सनल हाइजीन आपने मेंटेन करना है। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारी बातें की। अगली क्लास में आपसे मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, सभी तैयार रहिएगा। अगली क्लास में हम थोड़े से और रोगों के बारे में बात करेंगे, मानव रोगों की बात करेंगे। आज की क्लास जो है हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।